हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी है और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की एक सीरीज, जहाँ पर हम बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रेंड्स हैं पीरियोडिसिटी में, उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहली जो वीडियो यहाँ पर है ये है ऑन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज एक्चुअली बेटा एटॉमिक रेडियस, ये होता क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक रेडियस का मतलब, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला बेसिक पैरामीटर है, बेसिक प्रॉपर्टी है और उससे काफी अदर प्रॉपर्टीज कनेक्टेड है, तो इसे समझना जरूरी है। जैसे कि नाम है, देखो रेडियस आपको पता है ना, सर्कल का होता है। सर्कल होता है सेंटर से लेके बाहर तक का, ये डिस्टेंस उसका रेडियस होता है और वो साइज मेजर करने का ही एक तरीका है सर्कल का। अब जो एटम्स होते हैं ना बेटा, उन्हें हम स्फीयर्स मान के चलते हैं कि वो स्फेरिकल है और स्फीयर का भी कुछ रेडियस होता है। सो बेसिकली ये क्या है, एटम के साइज को मेजर करने का ही एक तरीका है, ठीक है, एटम के साइज को मेजर करने का तरीका है। और क्या होगा, जैसे स्फीयर के यहाँ हम क्या बात करें, जैसे सेंटर से लेके बाहर तक एज तक का जो डिस्टेंस लोगे वही उसका रेडियस होता है ना, वैसे ही एटम में होता है। अब एटम कैसा होता है समझो। देखो एटम में क्या होता है, सेंटर में आपके पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। उसके अराउंड वेरियस एनर्जी लेवल्स या शेल्स होते हैं जिनके अंदर की नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये बेसिक एटम का स्ट्रक्चर होता है, आप सबको पता है। अब अगर मुझे इस चीज का एटम का रेडियस देखना है तो वो क्या होगा, खुद सोचो। वही होगा कि हम सेंटर से शुरू करें, कहाँ से, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के सेंटर से शुरू करें और यहाँ से बाहर की तरफ जाएं। जो बाहर की तरफ जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है एज एटम की, वो क्या है, वो है ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसका, जिसे कि बेटा हम वैलेंस शेल बोलते हैं, राइट। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है एटम का आउटर मोस्ट, उसे वैलेंस शेल बोलते हैं। सो बेसिकली न्यूक्लियस के सेंटर से शुरू करके वैलेंस शेल तक का जो ये डिस्टेंस है बेटा, यही है एटम का रेडियस r, ठीक है। और एटम का रेडियस उसे ही बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और ये एटम के साइज का मेजर है, ठीक है। सो जिस एटम का रेडियस ज्यादा है वो बड़ा होता है, ठीक है। और इस एटॉमिक रेडियस को, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है बेटा, एक लेंथ है, राइट। तो लेंथ को मेजर करने के आपके कॉमन लाइफ में तो यूनिट्स मीटर, किलोमीटर होते हैं, राइट। लेकिन ये बहुत ही छोटी वैल्यू है लेंथ की। एटॉमिक लेवल पर एटम बहुत छोटा होता है ना। तो जैसे इसकी जो वैल्यू है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की आती है, जो कि एक्चुअली क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, है ना। तो और 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर की, जो कि होता है पिकोमीटर। सो ये जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी ना डिफरेंट एटम्स की, वो कौन से यूनिट में देखने को मिलेंगी आपको, ज्यादातर करके इसमें पीएम यानी कि पिकोमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कोई वैल्यू, जैसे मान लो किसी एटम का रेडियस जो है वो 126 पिकोमीटर है, इसका मतलब है 126 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, मतलब कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, छोटी सी डिस्टेंस या लेंथ है, ठीक है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत ही कम होता है। सो ये बेसिक सी बात है। सो डेफिनेशन बोलूं एटॉमिक रेडियस की, तो इट इज सिंपली कि एटम के सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वही होता है एटॉमिक रेडियस। अब आती है इंटरेस्टिंग सी बात कि बेटा यहां से देखने पे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लगता है ना, कि किसी भी एटम का अगर ये डिस्टेंस हम मेजर कर लें किसी टेक्निक से तो हमें उसका साइज पता लग जाएगा, है ना। ये वैल्यूज हमारे पास बहुत इजीली आ जाएंगी, पर ये इतना इजी नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इस चीज को समझना, ठीक है। ये मैंने क्या है, जब सपोज ये मैंने क्या लिया है, मान लो मैंने क्या लिया, सोडियम का एटम ले लिया, सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, उसका एक एटम हमने ले लिया, एक एटम, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है
सब कि ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ कि वाई मेजरिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी सिंगल एटम इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और ये डिफिकल्ट क्यों है, क्यों बताओ, समझो। सबसे पहले तो ये एक सिंगल एटम जो है सोडियम का, इसे ऐसे आइसोलेट करके अलग से स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे हम सोडियम मेटल का एक पीस लेंगे, सोडियम मेटल का एक पीस लेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। वो इस तरह के कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म, है ना, कि वो एक साथ प्रेजेंट है बहुत सारे। एक एटम को अब इसमें से निकाल कर बाहर आइसोलेट करना और फिर उसको स्टडी करना, इट्स प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो पहला कारण तो यही है, ठीक है, कि सिंगल एटम को जो है आइसोलेट करके स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे एक एटम पहले उस मेटल के पीस में से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर ही मैं उसका रेडियस मेजर करूंगी ना, है ना। तो वो एक बात है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पर इस पिक्चर को देखने से तो हमें लग रहा है कि न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस हुआ, भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ये वैलेंस शेल तक की दूरी तो मापनी है। बट इन रियलिटी जो एटम्स होते हैं ना, उनकी पिक्चर इतनी आसान नहीं होती, क्या होता है उसमें, ये होता है कि जो ये वैलेंस शेल होता है ना, ये ऐसे बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती उसमें, मतलब कि क्लियर या कह लो डिस्टिंक्ट बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करती एटम्स में। ये वाला जो मॉडल है तो मैंने बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग पिक्चर बनाई है जो हम आसानी से समझते हैं, लेकिन आगे चल के आप जब पढ़ते हो और चीजें एटम के स्ट्रक्चर में, तो आपने पढ़ा है ना कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, हेजी ब्लरी सी पिक्चर होती है, ऐसे डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती कि यहाँ से हम स्केल लेके मेजर कर लें या किसी भी टेक्निक से, समझ पा रहे हो। सो ये एक रीजन है कि ये डिस्टेंस को ऐसे प्रिसाइजली मेजर करना पॉसिबल नहीं है एक सिंगल एटम के लिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा तो यही मेन कारण है, ठीक है, कि मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड एटम अलग करके हम किसी भी उसकी कंबाइंड फॉर्म में से निकाल के फिर उसको हम ये डिस्टेंस मापें, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। ये बाउंड्री भी क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे मेजर करते हैं ये जो वैल्यूज हैं अलग अलग, इतने पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस की, अलग अलग एटम्स की, वो हमारे पास आती कैसे हैं, क्वेश्चन अब ये है। तो प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे एक्सरेज को यूज करके एक बहुत बड़ी डिवाइस होती है, आप में से जो लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे ना आगे, सपोज बैचलर्स और मास्टर्स में, तो जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करोगे देखोगे एक्सरे रूम्स होते हैं। सो देयर आर मशीन्स, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि एक्सरे मेथड, जिससे कि एटॉमिक रेडियस को मापा जा सकता है, लेकिन वो सभी के सभी जो बेटा मेथड्स हैं वो कभी भी एक सिंगल आइसोलेटेड एटम पे काम नहीं करते, वो एटम इन द कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्टेट में ही काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, आओ मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कंबाइंड स्टेट में एटम्स का प्रेजेंट होना ये डिपेंड करता है केस टू केस। इसका मीनिंग ये है कि मतलब एटम अकेला ऐसे एज इट इज नहीं प्रेजेंट है, वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर, है ना, कुछ बॉन्ड बनाकर किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं इसको आपको ना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये वाला समझो एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास एक क्लोरीन का सिंगल एटम है, पर वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो नेचर में क्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके की मॉलिक्यूल्स होते हैं Cl2, मतलब ये Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि दो क्लोरीन के एटम्स हैं और उनके बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जो हम ऐसे बॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। सो दो क्लोरीन एटम्स एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन एटम ऐसे अकेला नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बल्कि इसके अंदर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
इसका मीनिंग अब एटम की पिक्चर वाइज समझोगे ना तो आपको रेडियस वाली बात समझ आएगी। देखो इसका मीनिंग है, जैसे सपोज ये पहला क्लोरीन एटम, उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और मैं सारे शेल्स नहीं ड्रॉ कर रही, मैं सिर्फ सीधा ड्रॉ कर रही हूँ द आउटर मोस्ट शेल, द वैलेंस शेल, ठीक है। सो ये मैंने एक क्लोरीन का एटम ड्रॉ किया, ठीक है। सिमिलरली बेटा दूसरा क्लोरीन का एटम है और वो दोनों आपस में क्या बना रखे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का होने का मतलब ये होता है कि दोनों जो क्लोरीन के एटम्स हैं, मैं पहले अलग बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये आपका दूसरा क्लोरीन का एटम है, इनके बीच बेटा जो बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ये वाला, तो होता क्या है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो कि होता क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन, बेसिकली अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दूं दोनों एटम का, ये इसका और ये इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ना, ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो आप पढ़ते हो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे समझो, ये ऐसे अलग अलग होती हैं पहले, ये ऐसे करके एक दूसरे में घुस जाती हैं, धस जाती हैं, दे गेट ओवरलैप्ड, यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो पिक्चरिस्टिकली बताऊं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये एटम पास आते हैं और पास आने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ये देखो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये और ये एटम की जो ये शेल्स, जो ऑर्बिटल्स कह लो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेस्ट, ये आपस में जो है ऐसे ओवरलैप हो गए, ठीक है ना। ये था एक एटम, उसके ऊपर आके दूसरा एटम ओवर, मतलब कुछ रीजन जो है उनके बीच में, कुछ रीजन जो है ये वाला, ये उनके बीच में कॉमन हो गया, ओवरलैप्ड रीजन, ठीक है। ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, और उनके बीच में ओवरलैप हुआ, तभी ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आपका क्लोरीन एटम। क्लोरीन ये क्या मैंने बनाया है, Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया है, जहां दो क्लोरीन एटम्स में ऐसे ओवरलैपिंग हो रखी है। तो जब वो बेटा एग्जिस्ट ही ऐसे कर रहा है, तो एक सिंगल क्लोरीन एटम को आइसोलेट करके उसका रेडियस मापना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये तरीका बनाया, क्या तरीका बनाया उन्होंने, देखो ये देखो, उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस क्लोरीन एटम के सेंटर से लेके इस क्लोरीन एटम के सेंटर तक ये दूरी माप लेते हैं, ये डिस्टेंस माप लेते हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल है, सीधा सीधा पॉसिबल है ना, वेरियस मेथड्स के थ्रू। तो सपोज ये आपके पास बेटा कितना आया, ये डिस्टेंस आया d, ये डिस्टेंस आया d, ठीक है। तो अब ये तो क्या है एक्चुअली, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना दो क्लोरीन एटम्स के बीच में, इस बॉन्ड का डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है बेसिकली क्लोरीन मॉलिक्यूल की। अब हमें तो चाहिए एटॉमिक रेडियस एक क्लोरीन एटम का, तो वो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज, वेरी सिंपल, देखो ना, ये जो डिस्टेंस है ना d, इसको आपको डिवाइड बाय 2 कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, हाफ कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका रेडियस ऑफ 1 क्लोरीन एटम। और यही चीज आप देखना, यही सब जगह चलेगा। तो इसको एक बार समझ लो ध्यान से, क्या हो रहा है, दो एटम्स हैं, तो दो एटम्स कैसे बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं अगर, तो क्या करते हैं हम, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस माप लेते हैं और फिर उस डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, ये डिस्टेंस है, और अगर इसको मैंने दूसरा कलर लेती हूँ, अगर इसको मैंने बेटा यहाँ से हाफ कर दिया है, क्या कर दिया है, हाफ, तो मेरे पास इतना डिस्टेंस आ गया। तो लगभग ये जो डिस्टेंस आया, ये इस एटम के रेडियस के बराबर ही तो है ना, ये रेडियस के बराबर ही तो है। सिमिलरली ये हाफ जो है, ये इस एटम के रेडियस के बराबर है, दोनों सेम एटम्स है, तो दोनों का रेडियस बराबर ही तो होगा। तो सिंपली जो ये डिस्टेंस है, इसको आधा कर दो, 2 भाग में बांट दो, तो एक क्लोरीन एटम का रेडियस निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपको वैल्यूज बताऊं, इसकी वैल्यूज क्या है, हाँ, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि क्लोरीन के लिए जो डी है ना, ये आता है 198 पिकोमीटर। तो वहां से एक क्लोरीन एटम का रेडियस
एटॉमिक रेडियस ऑफ वन क्लोरीन एटम कितना आ गया 198 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्लोरीन के एटम के एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, दैट इज 99 पिकोमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज कि जिस तरीके से इसे मेजर किया गया है, ये एक्चुअल में जो एटॉमिक रेडियस होता है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उसके वैलेंस शेल तक की दूरी, ये वो तो नहीं है ना। ये इनडायरेक्टली मेजर किया गया है इस तरह से। किस तरह से? ये इनडायरेक्टली मेजर किया गया है कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ मेजर करके, ठीक है। सो इस एटॉमिक रेडियस को बोला जाता है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, दिस एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड, बेटा नंबर 1 नोट इट डाउन, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, यानी ऐसे के जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऐसी पिक्चर है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड उसके थ्रू डिस्टेंस मेजर करके रेडियस निकालते हैं जब इनडायरेक्टली, तो इस एटॉमिक रेडियस को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट आया फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, सीधा सीधा सिंपल सा मीनिंग, ठीक है। सो ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा? ये बेटा ऐसे केसेस में जैसे Cl2 है ना, वैसे ही Br2 में होगा, और बहुत सारे केसेस हैं जहां कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा? बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स, जैसे ये क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स के लिए उनके किस एक एटम के रेडियस को फाइंड करने के लिए कोवेलेंट रेडियस जो है वो यूज किया जाता है। इस मेथड से इसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। सो कोवेलेंट रेडियस अगर आपने डिफाइन करना है तो क्या होगा? डिफाइन भी आप कर सकते हो सिंपली, जब आप समझ गए हो बेटा तो डिफाइन कर सकते हो। आप कह सकते हो ना, इट इज 1/2 of the internuclear distance between two covalently bonded atoms। अगेन समझो मैंने क्या बोला, जो ये है दैट कोवेलेंट रेडियस क्या होता है किसी भी एटम का? इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। डिस्टेंस था 198, तो हाफ करके रेडियस आ गया 99 पिकोमीटर। तो ये क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है उसका एक्चुअल नाम क्या है, किस टाइप का है, ये हम पढ़ रहे हैं जो मैंने स्टार्ट में बोला था, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो पहला होता है ये कोवेलेंट रेडियस, नॉन मेटल्स में यूज होता है। अगला जो टाइप है ना, अगली कंबाइंड फॉर्म, वो है बेटा आपकी मेटालिक रेडियस। क्या होती है? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस जैसे कि नाम बता रहा है, ये आपकी अप्लाई होती है कहां पे? एप्लीकेबल है मेटल्स के केस में। मेटल्स के केस में, मेटल्स जैसे कि देखो एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कॉपर का मेटल है, कोई भी मेटल हो, इस मेटल का जो पीस होता है ना, ऐसे आपके पास कॉपर मेटल की कोई भी चीज है, आर्टिकल है, पीस है, तो उसमें बहुत सारे कॉपर के इंडिविजुअल एटम्स हैं, ठीक है। अब जो इंडिविजुअली तो यही है, एटम तो ऐसे ही है ना, अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियस उसकी वैलेंस शेल, तो उनके बीच की यही जो दूरी है, यही तो उसका एटॉमिक रेडियस है। तो अगर मुझे एक कॉपर के एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगी? ऐसे सिंगल आइसोलेट करके तो पॉसिबल नहीं है, मुझे इसी फॉर्म में, इस मेटल के पीस की फॉर्म में ही कॉपर के एक एटम का रेडियस एस्टिमेट करना होगा। दैट इज ओनली प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उस एटॉमिक रेडियस को बोलते हैं मेटालिक रेडियस, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो जब ऐसे मेटल की फॉर्म में कोई मेटल की आर्टिकल, पीस, मेटल का एक सैंपल लिया है, ठीक है, पीस लिया, जिसमें बहुत सारे जैसे कॉपर के एटम्स हैं,
ऐसे ही सोडियम का पीस है तो उसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, मैंने देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा है ना कि एटम सिंगल नहीं है, वो कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में थे, किस फॉर्म में, कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, मेटल्स के केस में क्या है, बहुत सारे मेटल्स के एटम्स ऐसे एक पीस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसकी कंबाइंड स्टेट है, मेटल जिसको बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं उसका एग्जैक्ट टर्म बताऊं तो उसे ना मेटेलिक क्रिस्टल या लैटिस बोलते हैं। उसको बोलते क्या है, ये जो अरेंजमेंट होता है ना मेटल्स के एटम्स का, उसको बोलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल, क्रिस्टल या फिर लैटिस। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, ये जो अरेंजमेंट है मेटल्स का, सॉलिड स्टेट में कोई भी मेटल का पीस लेते हो तो वो मेटेलिक क्रिस्टल या लैटिस जिसे बोलते हैं, वो दिखता कैसे है, समझना उसको। ठीक है, सपोज ये एक मेटल का पीस है। ठीक है, होता क्या है ना कि ये जो जैसे कॉपर का ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो कॉपर जो है ना मेटल है, और मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको आसानी से लूज कर देते हैं। सो सपोज कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका आयन बन जाएगा कैटायन, दैट इज कॉपर 1+। जहां उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसका कॉपर 2+ आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये जो आयन्स होते हैं ना, कैटायंस, बेसिकली मेटल के जो कैटायन बनते हैं ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज ये मैंने सारे कैटायंस बना लिए मेटल के, ये सारे कॉपर के कैटायंस हैं। ठीक है, और जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने, ये देख लो आप ना ऊपर की लेवल की चीज समझ रहे हो अभी, मेटेलिक क्रिस्टल जो शायद आप बाद में पढ़ोगे इस चैप्टर के, बट सिंपल है, समझने की कोशिश करो तो। ठीक है, चलो देखो, तो ये जो बेटा इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन मेटल्स के बीच में ही, इन मेटल्स के ये जो आयंस है ना कैटायंस, उनके बीच में ही यहाँ पे फैले होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, और ये समझना यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मेटेलिक क्रिस्टल। लाइक जब मैंने भी अपने टाइम में पढ़ा था, आपके जैसे छोटे थे जब, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। ठीक है, कि ऐसे होता है। अब खुद जो कैटायंस है बेटा, इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये तो आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, मेटल के जो कैटायंस हैं ये आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लूज करे थे साथ में, जो आसपास उनके प्रेजेंट हैं, उन पे क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना, उन पे होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे तो आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल के कैटायंस के बीच क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, है ना, इनके बीच अट्रैक्शंस रहेंगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायंस के आसपास मंडराते रहेंगे, आसपास ही घूमते रहेंगे। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं, इस तरह की जो ये अरेंजमेंट है मेटेलिक क्रिस्टल या लैटिस, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं ना आसपास मेटल कैटायंस के अट्रैक्शंस की वजह से, इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल, और वी से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे समझा था उन्होंने मॉडल को कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है, और उसके बीच में जैसे बोट्स चलती हैं वैसे बीच बीच में आपके पास मेटल के कैटायंस हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट है इसे बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पूल, स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रॉन पूल। और क्योंकि पूल या सी क्यों, क्योंकि वो फैला हुआ है ऐसे, है ना, रैंड पूरा ऐसे फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा सी, इमेजिन करो, और उसके बीच में क्या मौजूद है, फिक्स्ड पोजीशंस पे,
फिक्स्ड पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं, ये वाले मेटल के कैटायंस, इन कैटायंस को बोलते हैं, इनके लिए स्पेशल नाम होता है कोर्स, कोर्स या कर्नल्स, KERNELS वाला कर्नल्स, ठीक है, कोर्स या फिर कर्नल्स। सो अगेन मैं समरी देती हूँ, समझ आएगा। मेटल के एटम्स होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, एक सोडियम एटम, एक कॉपर एटम ऐसे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, ठीक है, समझो, इस अब बड़े हो गए हो, बड़ी क्लास में हो, ठीक है, तो इस बात को समझो। वो ना कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते, जो मैंने यहाँ लिखा है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब मेटल्स में क्या है कि जैसे कोई मेटल का पीस उठाते हो, बहुत सारे मेटल के एटम्स होते हैं उसमें, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट में होते हैं, जिसे मेटेलिक क्रिस्टल या लैटिस बोला जाता है। और उसमें होता क्या है, बिकॉज वो मेटल है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। जैसे कॉपर ने सोडियम जैसे सोडियम होता है ना, वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ आयन बनाता है। तो Na+ आयन का जो ये कैटायन है वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं वो उसके आसपास मंडरा रहे हैं। सो बहुत सारे मेटल के ऐसे कैटायंस हैं जो फिक्स्ड पोजीशंस पे हैं, ठीक है, उन्हें कोर्स या कर्नल्स बोलते हैं। कोर क्या होता है, सेंटर है ना, कोर पार्ट तो वही था ना कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया वो अट्रैक्शंस के कारण -+ उनके आसपास मंडराते रहते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं, जैसे पानी मूव करता है। सो उसे बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पूल। सो बेसिकली अरेंजमेंट क्या होता है मेटल्स में, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके बीच में मेटल के कैटायंस यानी कोर्स प्रेजेंट हैं, और उनके अट्रैक्शंस की वजह से वो ऐसे स्ट्रक्चर में है। तो हर मेटल का सॉलिड स्टेट में यही स्ट्रक्चर होता है और इसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब आपको रेडियस फाइंड करना है किसी मेटल एटम का, जैसे एक कॉपर एटम का, एक सोडियम एटम का, तो इसी कंबाइंड फॉर्म में, इसी कंबाइंड स्टेट में मेजर करना पड़ेगा। इसमें से एक मेटल का एटम अलग करके करना पॉसिबल नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है जी। तो इसी फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है वही समझो, क्योंकि वही एटॉमिक रेडियस का नाम है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा रही हूँ। तो क्या किया जाता है, सिंपली कुछ नहीं करना, मैं आपको कहा था हर जगह यही चलेगा, ये R = D/2, बस यही चलेगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसका आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज करके देखो, यहाँ पे वो चीज करके देखो, ये कोई भी दो उठा लो, ये और ये उठा लो, ये एक और ये एक मेटल का कोर है, तो इसका क्या, ये भी एटम के स्ट्रक्चर जैसा ही होगा ना, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और बाहर वैलेंस शेल होगा, ठीक है। सो इस कोर के सेंटर से इस कोर के सेंटर तक, यानी इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मापा जाता है एक्सरे मेथड के थ्रू, ठीक है। अब से वो डिस्टेंस निकल के आया D, तो उसका आधा कर दोगे इस डिस्टेंस का, देखो हाफ कर दोगे तो वो एक एटम का रेडियस निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो R = D/2 ही करना है। सो इसको डिफाइन कैसे, और इस रेडियस को, इस एटॉमिक रेडियस को, जैसे यहाँ अगर ये दो कॉपर मेटल के कोर्स हैं तो उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उसको आधा किया तो वो निकल के आएगा बेटा कॉपर के एक एटम का रेडियस। मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ। ओके 256। जैसे अगर ये बेटा कॉपर का सैंपल है, ये दो कॉपर के कोर्स, ये डिस्टेंस बेटा निकल के आता है, जो एक्सरे मेथड है वहां से निकल के आता है, ये डिस्टेंस = 256 पिकोमीटर, ठीक है, 256 पिकोमीटर। तो यहां से एक कॉपर एटम का जो रेडियस है वो क्या निकल के आएगा, 256 / 2 यानी कि 128 पिकोमीटर = द रेडियस ऑफ वन कॉपर एटम। सो एक कॉपर एटम का एटॉमिक रेडियस 128 पिकोमीटर होता है तो वो एटॉमिक रेडियस, लेकिन अगेन इस मेथड से, इस तरीके से फाइंड किया गया है, मेटालिक स्ट्रक्चर में से, मेटालिक कोर्स के बीच के
सो डिफाइन कैसे करोगे? आप इसको डिफाइन करोगे 1/2 of the internuclear distance between two metal cores in the metallic crystal or lattice। वही चीजों को वर्ड्स में लिख के बोल दो। सो है क्या? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ठीक है, मेटालिक स्ट्रक्चर में। तो इस एटॉमिक रेडियस को बेटा, जैसे कॉपर का इतना है, ऐसे सोडियम का होता है मेटालिक रेडियस, जैसे मैं बता दूं वैल्यू 186 होता है। ऐसे ही सोडियम मेटल का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 186 पिकोमीटर होता है। तो ये जो एटॉमिक रेडियस हैं मेटल एटम्स के, जो इस तरह से फाइंड किए गए हैं इस कंसेप्ट से, इन्हें ही बोला जाता है ये मेटालिक रेडियस। समझ आया? मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है जो ऐसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और है क्या? यही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ठीक है। सो ये हमारे दो टाइप के एटॉमिक रेडियस हो गए। और जब आप ये वर्ड पढ़ते हो ना, RADII, रेडियाई, ये रेडियस का प्लूरल है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ये दो तरह के एटॉमिक रेडियाई हैं, कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस। दोनों ही एटॉमिक रेडियस हैं, लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स मेनली, उनमें हम एटॉमिक रेडियस को ऐसे मेजर करते हैं और ये बोलते हैं। मेटल्स जैसे कि ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें एटॉमिक रेडियस को ऐसे मेजर करते हैं, उसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। है ये दोनों ही एटॉमिक रेडियस, लेकिन अलग अलग कंबाइंड स्टेट्स हैं, ठीक है ना। कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोई ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन मेटल्स और मेटल्स। समझे बात? ये दो टाइप्स। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ पहले आयनिक रेडियस, ठीक है। जैसे कि हमने कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम में कोवलेंट मॉलिक्यूल के बारे पढ़ा, मेटालिक स्ट्रक्चर के बारे पढ़ा है ना, कि कुछ एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ जो वो मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर में। उसी तरह आयनिक रेडियस से मतलब है कि आपको पता है ना, कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन, इनके ऑपोजिट चार्जेस में दो तरह के आयन्स होते हैं और अट्रैक्शन। जैसे कि देखो, सबसे सिंपल NaCl में क्या होता है? Na+ का कैटायन, Cl- का एनायन। दो तरह के आयन्स हैं, ठीक है। एक मेटल का होता है, एक नॉन मेटल का आयन होता है, कैटायन एनायन। और ये जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ जैसे वर्ड यूज किया था लैटिस, पीछे आयनिक लैटिस। तो उसमें भी यही होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड पोजीशंस पे कैटायंस और एनायंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो वहां पर भी आयंस के बीच की दूरी मापी जाती है, पर ऑपोजिटली आयंस जो है उनके बीच की दूरी, और उस दूरी के आगे फिर कुछ फॉर्मूला लगा के हम रेडियस जो है एक आयन का, कैटायन का अलग, दैट इज R+, और एनायन का रेडियस अलग, दैट इज R-, उस तक पहुंचते हैं, ठीक है। R+ और R-, कैटायन और एनायन के रेडियस जो है उसी दूरी से जो है माप जाते हैं, कुछ फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। तो उसे बोला जाता है फिर आयनिक रेडियस। जैसे कि एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, वो एक आयनिक क्रिस्टल या लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसमें कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस एक्सरे से माप लिया जाता है, एक्सरे मेथड से। फिर उस पर फॉर्मूला लगा के कैटायन और एनायन के रेडियस तक हम पहुंचते हैं, तो उसे बोलते हैं। तो उस रेडियस को, जैसे कि मतलब सोडियम आयन के रेडियस को और क्लोराइड आयन के उस रेडियस को क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, ये दोनों आयंस हैं और आयंस के रेडियस को बोलेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है, सिंपल है। बट अब इसको समझो, आयनिक रेडियस है क्या। जैसे हमने बोला था ना, एटम का न्यूक्लियस और उसका वैलेंस शेल, तो न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस शेल का ये जो डिस्टेंस है, यही होता है ना एटम का रेडियस R। तो जैसे ये एक न्यूट्रल एटम के लिए बात कर रहे थे हम, जैसे कि सोडियम का एटम Na, लेकिन वैसे ही अगर सोडियम का आयन है Na+ आयन, तो उसका भी स्ट्रक्चर, उसमें होता क्या है, सोडियम के एटम में से जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल का था ना, वो उसने लूज कर दिया,
निकल गया, जिसकी वजह से इस पूरी स्पीशीज के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पूरी स्पीशीज के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो सोडियम आयन बन गया। बट है तो सोडियम आयन का भी जो स्ट्रक्चर बेसिक एटम जैसा ही ना, कि न्यूक्लियस है सेंटर में और बाहर एक वैलेंस शेल है। तो जैसे एटम के लिए होता है वैसे ही आयन के लिए होता है। सो किसी भी आयन के न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है, किसी आयन के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो है उस आयन का रेडियस, माने के आयनिक रेडियस। ठीक है, सो है कंसेप्ट सेम आयनिक रेडियस का एटॉमिक रेडियस जैसा ही। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम के लिए वर्ड है, ये आयंस के लिए वर्ड है, और आयंस के केस में इस तरह से ही इनडायरेक्टली फाइंड किया जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको एडिशनल बता दिया। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। ये जो बेटा है ना, ये इनसे थोड़ा अलग है, ये भी एक टाइप का एटॉमिक रेडियस है। ये सारी हमने क्या पढ़ी है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये भी उसका एक टाइप है पर थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ये जो तीनों मैंने आपको पहले बताए हैं, ये मैंने बताए हैं एटम्स इन कंबाइंड स्टेट। एटम्स इन कंबाइंड स्टेट मतलब जब एटम्स कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म करके किसी टाइप की इंटरेक्शन के थ्रू प्रेजेंट होते हैं एक स्टेट में, है ना, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। वो जो मेटल का हमने मॉडल पढ़ा था ना, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के कोर्स के बीच जो अट्रैक्शंस हैं उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। सो वहां पे भी जो एटम्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में हैं, वहां पे भी उनके कोई ना कोई इंटरेक्शंस अट्रैक्शंस प्रेजेंट है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में भी कंबाइंड स्टेट में है। आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें भी केटायंस और एनायंस के बीच में अट्रैक्शंस हैं, जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो बेसिकली ये तीन तरह के बॉन्ड्स के ऊपर नाम आया है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो नाम है ये तीन तरह के बॉन्ड्स के ऊपर है, और बॉन्ड बनने को ही तो कंबाइंड स्टेट बोलते हैं ना। अगर एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो हम उसी को तो कंबाइंड स्टेट बोलते हैं एटम्स की। एटम्स का एक दूसरे से कंबाइन होना मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनना। तो ये जो तीन नाम है वो तीन तरह के बॉन्ड्स से ही आए हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड से आया है, और आयनिक रेडियस बेटा आयनिक बॉन्ड से आया है। ठीक है, ये नॉन मेटल्स में, ये मेटल्स में, और ये आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, लेकिन वान डेर वाल्स रेडियस इन तीनों से अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। नोट करना, नॉन बॉन्डेड स्टेट मतलब वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है, उनमें कोई तरह का बॉन्ड नहीं है। दे आर इन द नॉन बॉन्डेड स्टेट, मतलब एक तरह से जो सिंगल एग्जिस्टिंग एटम्स होते हैं, सिंगल एग्जिस्टिंग एटम्स होते हैं ना, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है वान डेर वाल्स रेडियस। इसका सबसे बेस्ट समझने का जो एग्जांपल है और जो बेस्ट एप्लीकेशन है ना, वो है किस पे, वो है बेटा नोट करना, नोबल गैसेस पे, जिन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट माने के कोई रिएक्शन नहीं करती। नोबल गैसेस जो होती है ना अपनी पीरियोडिक टेबल में, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ हीलियम। तो हीलियम जो एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, इसका मतलब है क्या है कि ये ना किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। मतलब जो मैंने सबसे पहले आपको एक बात कही थी ना कि एटम्स नेचर में ऐसे अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो बात सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पे वो बात एप्लीकेबल नहीं है। ये बेटा अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, ये कोई कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके एटम्स अलग ही एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में, जिससे मतलब हम मोनो एटॉमिक भी कह सकते हैं। मोनो एटॉमिक यानी मोनो मतलब एक, सो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हीलियम गैस है ना, जो इनर्ट गैस, ये मान लो उसका एक एटम ड्रॉ कर रही हूँ, न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अराउंड उसका शेल है, ठीक है, और इसमें आपको पता है एक ही शेल होता है। तो ये दूसरा एटम है हीलियम का, ये तीसरा एटम है हीलियम का। सो अगर किसी कंटेनर में आपने हीलियम की गैस फिल कर रखी है ना, तो उसके इंडिविजुअल एटम्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। वो क्लोरीन के एटम्स के जैसे नहीं है, जो क्या करेंगे कि एक क्लोरीन का एटम है और दूसरे क्लोरीन का एटम है, वो आपस में क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैप कर लेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बना के Cl2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं, ये He अलग अलग एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक। तो यहां पर अगर कोई बॉन्ड ही नहीं है एटम्स में, नॉन बॉन्डेड स्टेट है, तो फिर किस टाइप की इंटरेक्शंस है इनके बीच में? इनके बीच जो इंटरेक्शंस होती है वो बहुत ही वीक सी होती हैं, वीक सी इंटरेक्शंस होती हैं या वीक सी अट्रैक्शंस होती हैं इन एटम्स के बीच में। उन्हीं अट्रैक्शंस को बोला जाता है वान डेर वाल्स फोर्सेस, वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। जैसे जो हमने पहले 3 केसेस पढ़े हैं उनमें तो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये तीनों ही केसेस जो हैं इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन ये जो केस है नोबल गैसेस का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहां एटम्स के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई तरह का बॉन्ड भी नहीं है, तो उनके बीच जो वीक अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस। साइंटिस्ट वान डेर वाल्स ने इनके बारे में बताया था, उनके नाम पे। तो ऐसे केस में जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे मेजर किया जाता है? ऐसे मेजर किया जाता है, देखो करना वही है सेम। दो कोई भी हमने ऐसे उठा लिए मेटल के एटम्स उठा लिए, जैसे हीलियम के उठा लिए, जो कि उनके दोनों न्यूक्लियस के ऐसे सेंटर्स में ये जो डिस्टेंस है d वो फाइंड करेंगे और फिर उसी डिस्टेंस d का हाफ कर देंगे। तो एक अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ करने पे एक हीलियम एटम का रेडियस निकल के आ जाता है। तो इस तरह से फाइंड किए जाने वाले एटॉमिक रेडियस को बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। सो ये कहाँ एप्लीकेबल है? ऐसे एग्जाम्पल्स में एप्लीकेबल है जैसे कि नोबल गैसेस, जहां पर क्या होता है एटम्स नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई कंबाइंड फॉर्म नहीं है, इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग एटम्स होते हैं। तो वहां पर क्या किया जाता है? अब आप बोलोगे अगर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग है तो ऐसे नहीं कर सकते, एक एटम को बाहर निकाल लो और उसका स्टडी कर लो, ठीक है, कर मतलब, बट दैट इज प्रैक्टिकली मोर डिफिकल्ट, है ना। हमारे पास हीलियम गैस एक कंटेनर में फिल्ड है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे हीलियम के एटम्स हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, अलग अलग है। तो वहां पर इस टाइप से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड करके हाफ कर देंगे। सो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स, दैट इज कॉल्ड दी वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। सो ये होता है वान डेर वाल्स रेडियस। ये एक और तरह से भी एप्लीकेबल है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जैसे हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था ना, न्यूक्लियस और ये सपोज उसका वैलेंस शेल है, न्यूक्लियस और उसका वैलेंस शेल है, और ये इनके बीच ओवरलैप हो रखा है। ये क्या है? एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2। तो अगर मेरे पास किसी कंटेनर में क्या है, मेरे पास क्लोरीन की गैस भरी हुई है, ठीक है, क्लोरीन की गैस भरी हुई है, तो उसमें बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ही Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एक है, तो सपोज यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। अब इसमें एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ा है कि अगर मैं इन दो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस का 1/2 कर दूं, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ, वो हो जाता है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है क्लोरीन एटम का एटॉमिक रेडियस, जिसको कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वान डेर वाल्स रेडियस भी एप्लीकेबल है। कैसे? वो मैं बता रही हूँ।
वांडरवाल्स रेडियस क्या होता है? 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, राइट? तो अगर सपोज मैं इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक ये वाला क्लोरीन एटम कंसीडर कर लूं और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक ये वाला क्लोरीन एटम कंसीडर कर लूं, यानी ये वाला एटम और ये वाला एटम बेटा, ठीक है? तो इन दो एटम्स को आपस में देखो तो कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है ना, ये इस मॉलिक्यूल का पार्ट है और ये इस मॉलिक्यूल का पार्ट है। सो ये वाला एटम और ये वाला एटम तो आपस में बॉन्डेड नहीं है ना, दीज आर टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, राइट? सो अगर इनके न्यूक्लियाई के इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मैं देखूं, ठीक है, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखूं, सपोज में निकल के आ रहा है कोई डी डैश और उसका हाफ कर दूं तो उससे भी एक एटॉमिक रेडियस निकल के आएगा क्लोरीन एटम का ही, लेकिन वो जो एटॉमिक रेडियस निकल के आएगा से आर डैश, ये होगा वांडरवाल्स रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है? समझना इस बात को। क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं दो क्लोरीन एटम्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करती हूं तो यहां से जो मेरे पास रेडियस निकल के आ रहा है दैट इज दी कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है? लेकिन अगर मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल से एक एक एटम उठा रही हूं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर रही हूं, यहां से एक निकल के आ रहा है से आर डैश, तो वो भी क्लोरीन का रेडियस ही है, पर दैट इज वांडरवाल्स रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है? और यहाँ पे सामने आपको देखने से भी पता लग रहा है ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये दो तो एटम्स बॉन्डेड हैं, पास हैं, पर ये तो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, दूर हैं, तो ऑब्वियसली जो ये डी है ये छोटा है, डी डैश बड़ा है, सो ये आर छोटा है, आर डैश बड़ा है। सो वांडरवाल्स रेडियस जो है क्लोरीन एटम का ऑब्वियसली वो उसके कोवेलेंट रेडियस से बड़ा ही होगा, ठीक है? कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू मैं बताई थी ना आपको, हाँ 99 पिकोमीटर थी, तो वांडरवाल्स रेडियस इससे बड़ा ही होगा काफी, ठीक है? सो वो चीज है, मतलब मैं आपको ये समझा रही हूँ वांडरवाल्स रेडियस की डेफिनेशन से चलो तो इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है? तो उसकी जो मेन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन इसकी नोबल गैसेस पे ही है, जहां पे मोनो एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम्स। लेकिन वांडरवाल्स रेडियस की एक एप्लीकेशन ऐसे भी की जा सकती है कि आपके पास अगर ऐसे एग्जांपल जैसे क्लोरीन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से अगर दो एक एक एटम उठा लोगे तो वो भी तो नॉन बॉन्डेड है ना आपस में, तो इनके लिए अगर आप b'/2 करो तो ये भी एक एटॉमिक रेडियस निकल के आता है क्लोरीन का, बट अलग टाइप का, अलग तरीके से फाइंड किया गया, राइट? दैट इज कॉल्ड वांडरवाल्स रेडियस। और वो देख भी पा रहे हैं वांडरवाल्स रेडियस विल बी बिगर देन दी कोवेलेंट रेडियस। और एक मैं आपको जनरल ट्रेंड या ऑर्डर लिखवा देती हूँ इन 4 टाइप के रेडियस का, ठीक है, कि किस ऑर्डर में होते हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं, ये जो टाइप के बॉन्ड्स हैं या इंटरेक्शंस हैं उसी पे डिपेंड करता है कि इनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? जैसे देखो, आप देखो सब, आप खुद भी आप सोच सकते हो कि किस ऑर्डर में होंगे। अगर हम देखें ना कि जैसे ये 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस आर की वैल्यूज हैं, किसी एटम के आर की वैल्यूज हैं, पर जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज करो कि हमने कोई एक एटम उठाया, ये न्यूक्लियस और उसका वैलेंस शेल, और उसका ये जो रेडियस है ना, यानी एटॉमिक रेडियस, हमने 4 अलग अलग तरीके से मेजर किया। जस्ट इमेजिन कि एक बार उसको कोवेलेंट रेडियस की तरह, एक बार मेटालिक रेडियस की तरह इमेजिन किया, इंटरेस्टिंग है समझना, एक बार आयनिक रेडियस की तरह मेजर किया और एक बार वांडरवाल्स रेडियस की तरह। तो आपके पास उसी एटम की, सपोज करो उसी एटम के रेडियस की 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है? कैसे आ गई? एक आ गई, सपोज एक आ गई यहाँ पे आर सी कोवेलेंट रेडियस, एक आ गई आर एम मेटालिक रेडियस, आर आई आयनिक रेडियस और आर वी वांडरवाल्स रेडियस, ठीक है? एटम सेम है,
और उसका जो ये एटॉमिक रेडियस जो कंसेप्ट तो यही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से मेजर किया गया, जो हमने 4 तरीके अभी पढ़े हैं, ये 4 तरीके। तो उससे 4 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मैंने उनको ये नाम दे दिए है ना, RC, RM, RI, RV। तो ये किस ऑर्डर में होंगे वही मैं जनरल ट्रेंड आपको बता रही हूँ। तो वो इन इंटरेक्शंस की, इस अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ना। देखो तो सबसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना रेडियस की, वो होगी RV, वांडरवाल्स रेडियस की। वांडरवाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये होता है नॉन बॉन्डेड एटम्स। इस केस में जो एटम्स हैं वो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं, अलग अलग है, नॉन बॉन्डेड, उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ही वीक फोर्स है वांडरवाल्स फोर्स। सो वो एक दूसरे से बहुत, कहने की बात है, दूर होते हैं, तो वो जो डिस्टेंस आएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो ज्यादा आएगा। सो उसका 1/2 करके जो रेडियस आएगा वांडरवाल्स रेडियस, वो भी तो ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये तीनों केसेस में बॉन्ड होता है, लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये आयनिक बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और सबसे वीक बॉन्ड इन तीनों में से है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में जो इंटरन्यूक्लियर पार्टिकल्स पास होंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कम होगा, तो रेडियस भी कम आएगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग क्या होता है। सो इन तीनों में से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड के केस में जो आपके 2 एटम्स हैं, जिनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप देख रहे हो, सपोज वो एक दूसरे से दूर होंगे, क्योंकि वो वीक अट्रैक्शन है, वीक बॉन्ड है। सो वहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ा होगा, हेंस उसका हाफ करके जो रेडियस आएगा मेटालिक रेडियस, वो भी तो बड़ा होगा ना। सो आफ्टर वांडरवाल्स नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस। फिर मेटालिक रेडियस से छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, और कोवेलेंट रेडियस से छोटा होता है आयनिक रेडियस। ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो एक जनरल ट्रेंड ये होता है 4 तरह के एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, इसके बाद आयंस का, कैटायन एंड आयन के इंडिविजुअली साइजेस, उनके एटम से कंपैरिजन, वो सब भी हम पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।